Good afternoon, students. How are you? अच्छा, आज हम करेंगे सिविक्स की बुक निकालो, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ निकालो, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 5। सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 सबने निकाल लिया? विशाखा, तनिषा, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 निकालो बेटा, पेज नंबर 5। सानिया, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 निकाल ले। ओके, देखो इसमें द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 1। पहले देखो ऊपर ही पर एक क्वेश्चन दिया, व्हाई डज इट नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो किसी भी देश को चलाने के लिए उसका संविधान, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत एक देश चलता है। आपका स्कूल है, आपकी स्कूल चलती है तो उसका एक टाइम टेबल होता है जिसके अकॉर्डिंग आपके क्लासेस लगती है। उसके अलावा आपके कब फर्स्ट टर्म एग्जाम होंगे, सेकंड टर्म एग्जाम्स होंगे, एनुअल एग्जामिनेशन होगा, कब आपको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। सबका एक रूल्स रेगुलेशंस क्राइटेरिया बना हुआ है जिसके अंडर में हम फॉलो करते हैं, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। उसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके तहत जो पूरी कंट्री चलती है, और हर एक व्यक्ति को जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानना जो है वो कंपलसरी है। Today, most countries in the world have constitution, while all democracies are likely to have a constitution. It is not necessary that all countries have a constitution or democratic. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. पहला फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसके क्या फीचर्स है, वहां लोगों की क्या इच्छा है, किस तरीके से वो जीना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपना लाइफ को लीड करना चाहते हैं, किस तरीके से देश चले। Put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. एक देश होता है, जैसे इंडिया कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग हैं, सबके अपने कल्चर ट्रेडिशंस हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबकी इच्छाएं एक समान हो। एक कॉमन थॉट जिसपे सारे एग्री हों, जिसके अकॉर्डिंग देश चले, वो एक फीचर रखता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. तो ये ऐसे सब लोगों के मतों को जानकर इस तरीके से एक सिंगल ओपिनियन बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फ्रेम किए जाते हैं उस कंट्री के अनुसार, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in recent history of Nepal. अभी यहाँ पर एक नेपाल की सिचुएशन दी गई है जिसको हम स्टडी करके देखते हैं। A country that borders India on the north, until recently Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that final authority rested with the king. अब नेपाल जो है बहुत लंबे समय तक मोनार्कियल रूल में रही, यानी वहां पर राजा का राज था। तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाए गए थे, लेकिन उसका जो सुप्रीम पावर होता था, उसका जो अल्टीमेट पावर होता था वो राजा के पास होता था।
The people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the state. बहुत लंबे समय से जो है लोग वहां पर जो है डेमोक्रेटिक रूल चाहते थे, डेमोक्रेसी डेवलप करना चाहते थे, और काफी लंबे स्ट्रगल के बाद जो है वहां पर 2006 में एक डेमोक्रेटिक रूल फॉर्म हुआ, डेमोक्रेसी वहां पर डेवलप हुई, और इस तरीके से जो किंग के पावर थे उसको फ्रीज किया गया, उसको खत्म किया गया. The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be, and they have fought for. पहले उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन वो किंग के अकॉर्डिंग था, इसीलिए 2006 में डेमोक्रेसी आने के बाद लोग चाहते थे कि उनके देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जो वहां के लोगों के हितों की रक्षा करता हो, वहां के लोगों की सोच के अनुसार हो, उनके कंट्री के डेवलपमेंट के अनुसार हो, इसलिए वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे. And in the game of football, in which a change in constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to democratic country, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. तो इस तरीके से जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी की, और 2015 के अंदर में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया नेपाल में, जो वहां के लोगों के अनुसार था, जैसा वहां के लोग चाहते थे, जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां के लोग डेवलप करना चाहते थे, उसके अनुसार उन्होंने जो है वहां पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया. The second important purpose of a constitution is to define the nature of country's political system. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. In a democracy, we choose our leaders as they can exercise power, responsibility on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation. अब पहले जो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां पर जो किंग हेड थे और जो मिनिस्टर्स होते थे वो किंग के द्वारा चुने जाते थे. अब डेमोक्रेटिक रूल डेवलपमेंट होने के बाद में और वहां पर डेमोक्रेसी होने के बाद में लोगों ने वहां का कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया. अब जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म का प्रोसीजर होता था, उस प्रोसीजर को वहां भी अडॉप्ट किया गया. नहीं, वो प्रोसीजर क्या है कि लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और उनके द्वारा चुने गए लोग जो है अब मिनिस्टर्स होंगे, यानी जो फाइनल पावर होगा वो अपने मिनिस्टर्स को बनाने का या चेंज करने का वो लोगों के पास होगा, जो एक प्योर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है. ठीक है मोहित, समझ में आ रहा है? ओके. In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. In the case of Indian constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section on fundamental rights. So, fundamental rights, do you recall the chapter on Dalit writer Om Prakash Valmiki experience in school from class 10 book? In that chapter, we talked about the discrimination Om Prakash faced. He was a Dalit. You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on the grounds of religion, race, caste, gender and equality place of birth. डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर जो होता है वो होता है
राइट टू इक्वालिटी, जो एक डेमोक्रेटिक रूल का मेन फीचर होता है। पिछले क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि किस तरीके से दलितों को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, अनटचेबल्स ट्रीट किया जाता था उनको। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है कि किसी भी देश के व्यक्ति को या हमारे पूरे देश के व्यक्ति को, हर एक प्रांत के व्यक्ति को, किसी को भी उसके जाति, कलर, रिलीजन के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हर एक इक्वल है, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे किसी भी रिलीजन का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो गोरा हो, काला हो, लॉ सबके लिए समान है और everyone will be treated equally before the eyes of law। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक रूल का। अब हम आते हैं पेज नंबर 8 में। Such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests. As the above storyboard illustrated, every society is prone to this tyranny of the majority. The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. कई बार ऐसा हो सकता है या ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें जो है मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटीज के हक को दबा दे। माइनॉरिटीज का मतलब होता है वो लोग जो लोग बहुत कम संख्या में हैं, और मेजोरिटी का मतलब होता है वो ग्रुप या कास्ट या रिलीजन जो बहुत ज्यादा संख्या में है। तो नेचुरल सी बात है कि जो लोग बहुत ज्यादा संख्या में किसी जगह पर होते हैं वो लोग अपने तौर तरीकों को पर दूसरों पर भी हावी करते थे। तो ये चीज जो है डेमोक्रेटिक का हमेशा एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि हमेशा माइनॉरिटीज को या माइनॉरिटी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाए। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं हो जो जिसकी वजह से माइनॉरिटीज के हकों को दबाया जाए या उनको इक्वालिटी को छीना जाए। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and constitution helps us guard against it. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है कि हम खुद कर्म रहें, हम खुद अपने लिए गाइडलाइन सेट करें। हम भी कई बार जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर गलत डिसीजन ले सकते हैं और बह सकते हैं। रूल सबके लिए समान होने चाहिए। मान लो कि मेरे अंकल या मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो हो सकता है मैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करूं, मैं बिना हेलमेट के कहीं भी चले जाऊं। लेकिन मैं जानता हूं चाहे मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हो, रूल मेरे ऊपर भी लागू है। मैं भी अगर बिना हेलमेट के घूमूंगा तो मेरा भी चालान हो सकता है। जो रूल्स रेगुलेशन है, लाइसेंस होना, वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमको भी एक डिसिप्लिन वे में रखती है। तो ये एक तरीके के हमारे खुद के ऊपर भी एक अंकुश, एक कंट्रोल लगाती है। ये जो पिक्चर में दिया हुआ है, ये पिक्चर में जो सिचुएशंस में एग्जांपल्स बता रहा हूं, उसी तरीके के एग्जांपल्स दिए हुए हैं कार्टून के तौर पर। तो ये जो है वो जो मैं टॉपिक्स तुमको जो एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूँ वही सेम चीजें हैं जिनको तुम खुद वापस जब रिवाइज करो तो ये कार्टून कैरेक्टर्स वाली चीजों को पढ़ सकते हो। Similarly, the Constitution helps us to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on larger principles that country believes in. तो इसी तरीके से
जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन से खुद भी अबाइडेड रहता हूं, मैं खुद भी फॉलो करता हूं, तो मैं गलत रास्ते में भटकने से बचता हूं। क्योंकि अगर मान लो मैं रूल्स ब्रेक करूंगा, मुझे देखा देखी कोई और रूल्स ब्रेक करेगा, इस तरीके से हम किसी भी रूल रेगुलेशंस का पालना नहीं करेंगे। इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये देश के हर एक व्यक्ति को जो है वो फॉलो करना है। It is possible that many people who live in democracy might come to strongly felt that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. Swept by this emotion, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all interest. देखो, पार्टी पॉलिटिक्स क्या होता है? हम कई बार ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स या जातिवाद पॉलिटिक्स होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हम कई बार ये नहीं देखते कि वो कितने कैपेबल हैं, वो कितने एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए। हम सिर्फ जाति के आधार पर कि हमारी जाति का है, हमारे व्यक्ति का है, तो हमारी सोच ये होती है कि ये हमारे समाज का व्यक्ति है, ये आदमी मंत्री बनेगा या ये चुनकर जाएगा तो ये हमारे समाज का भला करेगा। ऐसी सोच पर हम वोट दे देते हैं। और कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम में ऐसा नहीं होता है कि वो लोग आने के बाद में फिर उतना ही अच्छा वर्क करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करें। देखो, डिक्टेटरशिप के बहुत सारे हानियां होती हैं। जैसे मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, किम जोंग। अब वहां डिक्टेटरशिप है तो उसके देखो वहां पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे के सारे लोगों पे बहुत तरीके के रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगे हुए हैं। जैसे मैं तुमको बता दूं, नॉर्थ कोरिया में जीन्स बैंड है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी व्यक्ति जीन्स वगैरह नहीं पहन सकता, क्योंकि वहां के डिक्टेटर को लगता है कि ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। अगर वहां के लोग डेनिम जीन्स पहनेंगे तो वो उनके कल्चर खराब होगा। ये एक इश्यू है। उसके बाद में एक इश्यू और है। नॉर्थ कोरिया में कैपिटल सिटी में, स्पेशली प्योंगयांग में, हर एक मकान का कलर ग्रे कलर का होना चाहिए। तुम घर बनाओ लेकिन तुम अपने हिसाब से अपने घर को रंग नहीं सकते, तुमको ग्रे कलर ही करना पड़ेगा। ये वहां का एक ऑफिशियल कलर है। ये एक रेस्ट्रिक्शंस है। तो इस तरीके से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक ये भी है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम अपने घर में भगवानों की तस्वीर रखते हैं, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर रखते हैं। वहां पर कंपलसरी है प्योंगयांग में और पूरे प्रांत में, वहां पर वो अपने प्रेसिडेंट की, किम जोंग की फोटो उनके घर में होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के घर में उनके प्रेसिडेंट की पिक्चर नहीं मिली, उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रावधान है। तो इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं कि वहां डिक्टेटरशिप होने की वजह से लोगों के ऊपर किस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं। वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज में जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं भी है, वहां भी लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी होना चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो राइट्स, जो इक्वालिटी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों को मिलती है, वो किसी भी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलती, पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या इस तरीके का जो रूल है, ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। From the discussion, you will understand that constitution plays a very important role in democratic society. तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। देखो छवि, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिक्टेटरशिप में लोगों की मर्जी नहीं चलती। डिक्टेटरशिप में जो डिक्टेटर को जो चीज सही लगेगा वो उसी को लागू करेगा, लोगों को मानना पड़ेगा।
उनको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में वहां के जो आर्मी हेड थे वो वहां के प्रेसिडेंट के अंकल थे, खुद के चाचा थे। उन्होंने एक वहां के किम जोंग एक बार स्पीच दे रहे थे और स्पीच के दौरान उन्होंने झपकी ले ली थी। वो थक गए थे, उनको नींद आ रही थी, वो झपकी ले ली थी। सिर्फ इतने से कारण की वजह से उनको मौत के घाट उतार दिया गया था, बाकायदा उनको तोप से उड़ा दिया गया। तो ये दिखाता है कि एक डिक्टेटर कितना हार्श हो सकता है। वहां पर लोगों का कोई ऑप्शंस नहीं है। जैसे पहले मान लो, पहले जो राजा को सही लगता था वही सही, राजा जो डिसीजन दे दिए वही मानने को सब लोग बाध्य थे, नहीं माने तो राजा फांसी पे लटका दिया, गर्दन उड़ा देते थे। वही सेम फॉर्मेट चलता है डिक्टेटरशिप में, क्योंकि वहां पर लोगों की गवर्नमेंट नहीं चलती, लोगों की राय नहीं चलती। वहां पर सिर्फ एक पर्सन की सोच और एक पर्सन का डिसीजन चलता है। ये सबसे बड़ा फर्क है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में। समझ में आया? प्रोटेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं उठता ना, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? वहां पर उनका एक ऐसे भय का माहौल बना है कि उन्होंने अपने आप को एक गॉडली यानी भगवान का अवतार जैसे फीचर क्रिएट कर रखे हैं। लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, उनका फियर फैक्टर इतना है। मीडिया पे रोक लगा रखी है वहां पर। नॉर्थ कोरिया में मीडिया पे आजादी नहीं है। मीडिया जो है अपने गवर्नमेंट के बुराई में कुछ नहीं लिख सकती। हमारे देश में हम प्रधानमंत्री के बारे में भी लिखते हैं, हर मिनिस्टर के बारे में लिखा जाता है, उनको पॉइंट आउट किया जाता है, उनको क्वेश्चन किया जाता है। डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सिर्फ 6 चैनल्स चलते हैं। 2 चैनल में सिर्फ कोरियन संस्कृति और कोरियन कल्चर के प्रोग्राम चलते हैं, 2 स्पोर्ट्स चैनल चलते हैं और 2 न्यूज चैनल चलते हैं जिसमें सिर्फ उनके गवर्नमेंट और उनके डिक्टेटर्स की बड़ाई की जाती है। तो आउटर वर्ल्ड से वो इस तरीके से जो है कनेक्टेड भी नहीं रहते। समझ में आया? ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 10, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। हम देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं। ओके। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in struggle for the independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically from the next 3 years to write Indian Constitution. देखो, जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारे स्ट्रगल चल रहे थे और लड़ाई चल रही थी, उसी समय में इंडियन लीडर्स ये भी सोच रहे थे कि हम भारत को आजाद कराने के बाद जो हमारा आजाद भारत होगा वो किस तरीके का होगा, क्या राइट्स, किस तरीके का हक जो है वो एक आजाद भारत में लोगों को मिलेगा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो भारत के लोग उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने पे मजबूर थे, चाहे वो उनके हित में हो नहीं हो। जिस तरीके का जो ठीक लगता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो उस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करती थी और जो इंडियंस लोग थे इसको मानने के लिए कंपेल्ड थे, बाध्य थे, नहीं तो उनको सजा होती थी, जेल में डाल दिया जाता था, फांसी पे लटका दिया जाता था। तो न केवल सिर्फ आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी, बल्कि आजाद भारत कैसा होगा
उसमें लोग कैसे रहेंगे, क्या लोगों की सोच होगी, उनके सोच के अनुसार किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए जाएंगे, ये सारे चीज की प्लानिंग पहले से ही हो रही थी। उसके बाद में जब देश आजाद हुआ 1947 में देश आजाद हुआ, 46 से ही इस चीज की प्लानिंग हो रही थी। देश आजाद होने के बाद फ्री इंडिया में अब किस तरीके से लोग रहेंगे, क्या क्या चीजें वहां के लोगों के लिए होनी चाहिए और क्या क्या फ्रीडम उनको मिलना चाहिए, इसके लिए बाकायदा उन्होंने पहले ही सोचा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जहां पर आजाद भारत में भारत के लोग खुद गवर्नमेंट बनाएंगे, उनके बीच के लोग खुद आके उनके हित के लिए काम करेंगे, जिनको वो वोट के द्वारा चुनकर भेजेंगे। इसीलिए हमारे कंट्री में आजाद होते ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू कर दिया गया था, यानी एनी पर्सन belonging or attaining the age of 18 has the right to vote and the right to choose its government। यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र का हो जाएगा उसको वोट देने का भी अधिकार है और उसको अपने लिए अपना गवर्नमेंट चुनने का भी अधिकार है। यूएसए में और भी बहुत सारे देशों में वोटिंग राइट्स दी तो गई लोगों को, लेकिन फर्स्ट फेज में सबको वोटिंग राइट्स नहीं दी गई थी। वहां पर पहले से बड़े बड़े बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स ही वोट देने का हक था। सेकेंड फेज में उन लोगों को वोट देने का हक था जो के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी या बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे। औरतों को स्पेशली विमेन्स देने को वोट देने का अधिकार या अपना गवर्नमेंट चुनने का अधिकार बहुत देर से मिला। क्योंकि वो ये जानते थे या उनकी ये सोच थी कि विमेन्स का कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट चुनने में, विमेन्स को दूर रखा जाए, इसलिए इन देशों में विमेन्स को अलग रखा गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में आजादी मिलते ही सबको वोटिंग का अधिकार, सबको अपने गवर्नमेंट चुनने का अधिकार दे दिया गया, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे तुम्हारे मेल हो, चाहे फीमेल हो, एवरी पर्सन हैड द राइट टू वोट एंड चूज इट्स गवर्नमेंट। ये राइट इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद ही दे दिया गया। सेकंड फीचर ये कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पहले से ही प्लानिंग हो रही थी। आजाद भारत होने के बाद में 300 लोगों का रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया, 300 लोगों का ग्रुप बनाया गया जो भारत के लिए संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, और उसके लिए भी करीब करीब उनको 3 साल लग गए। वो आपस में मिलकर डिस्कशंस करके जो है कॉन्स्टिट्यूशंस को बना रहे थे। उन्होंने बाकायदा जो है इंडिया में 300 लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रुप बनाया गया जो भारत के लोगों के लिए और भारत के लोगों के हितों के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। These members of Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and socio-economic conditions of the vast mass of people appeared dismal. अब भारत में संविधान बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। उसका रीजन ये था कि आजादी के बाद ही देश 2 हिस्सों में बट गया, इंडिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो थी एक मुस्लिम इस्लामिक कंट्री बनी मुस्लिमों को हितों को देखते हुए, लेकिन हमारे देश में तो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख्स भी थे, क्रिश्चियनिटी भी थी, पारसीज भी थी, बहुभाषा लोग थे, बहुप्रांत के लोग थे। तो इसलिए इक्वल राइट्स देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था।
दूसरा चैलेंज ये था कि कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी रजवाड़े थे जो अपने गढ़ लेकर बैठे थे, उनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टेट फॉर्मेशन करना, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू था। All these issues played on the minds of the members of Constituent Assembly as they drafted the Constitution. तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो उनके दिमाग में ये सारी चीजें थी कि चीजों को इस तरीके से डेवलप करे कि कल कोई रीजनल क्लैश ना हो, हिंदू मुस्लिम इश्यूज ना हो, लोग एक दूसरे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ये सारे इश्यूज थे। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. और लोगों की उम्मीदों में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो खरी उतरी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहे। भले हम अलग अलग भाषा बोलते हो, भले हम अलग अलग प्रांत से बिलोंग करते हो, लेकिन हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है, वो क्या है कि हम इंडियन। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू है कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति को अपनी भाषा बोलने की आज़ादी है, हर प्रांत में रहने की आज़ादी है, अपने त्योहार मनाने की आज़ादी है, अपने तरीके से अपने लाइफस्टाइल जीने के लिए हम फ्री हैं। हमारे ऊपर में किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और ना ही हमको हमारे तरीके से लाइफ जीने के लिए या हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे कंट्री में इक्वालिटी को मेंटेन किया गया। दूसरी तरफ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट के कार्य को भी किया जा रहा है और 5 इयर्स प्लान के थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि जब हम आजाद हुए थे तब हमारी देश की आर्थिक कंडीशन बहुत बुरी थी। हमारे देश के 3/4 जो लोग थे वो अंडर पॉवर्टी लाइन थे, एजुकेशन बहुत कम थी। तो हमको हमारे देश के लोगों को विकसित करना भी था, शिक्षा के लिए काम करना था, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करना था। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जॉबलेस थी, उनको जॉब्स प्रोवाइड करना था, उनको बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथ, शेल्टर, सैनिटेशन, हेल्थ, रोड फैसिलिटीज, ये सारे प्रोवाइड्स करना था। तो इसीलिए दोनों ही चीज को पैरेलली लिया जा रहा था कि हम डेवलपमेंट के भी काम करें, हम प्रोग्रेस के भी काम करें, हम एजुकेशन के लिए भी काम करें, हम हेल्थ के लिए भी काम करें, साथ ही साथ इन चीजों का भी ध्यान रखें कि किसी तरीके का रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो और हम देश में यूनाइटेड फॉर्म में रहें। क्योंकि कई यूरोपियन देश की ये कहना था कि इंडिया जो है वो कुछ सालों में टूट जाएगी और ये जो एक एक स्टेट है ये एक छोटे छोटे कंट्री बन जाएंगे। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम आज भी सारे स्टेट्स के लोग यूनाइटेड हैं, हम एक जगह मिलजुल कर रहते हैं, हम ईद भी मनाते हैं तो नवरात्रि भी मनाते हैं तो गुरु पर्व भी मनाते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं और हम आज भी यूनाइटेड फॉर्म में हैं इतने साल के बाद और प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। आज इंडियंस हर एक फील्ड में काम कर रही है, देश विदेश। आज इंडियन साइंटिस्ट से लेके इंडियन मेडिकल से लेके इंडियन आर्मी तक का विश्व में ख्याति है, विश्व में इसका जो है बोलबाला है। तो इस तरीके से जो है हमने जो है एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को डेवलप किया है, एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन को हमने जो है वो डेवलप किया है। तो ये दिखाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितना सक्सेसफुल रहा।
हमारे देश का चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी चुनकर आती हो गवर्नमेंट में, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सब चीज फॉलो करना है। तो ये दिखाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना स्ट्रांग है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फेडरेशन, और इस चैप्टर को हम पेज नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।